डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम कानूनी दुनिया की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि अदालतें इस बार हर क्षेत्र में काफी सक्रिय रही हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा फैसला है जो पर्यावरण मुआवजे की गणना का तरीका ही बदल सकता है, जिसमें कंपनी के टर्नओवर को एक अहम पैमाना माना गया है। सही। फिर झारखंड हाईकोर्ट का अवैध निर्माण पर एक बहुत सख्त रुख देखने को मिला। जहां उन्होंने बुलडोजर न्याय और कानूनी विध्वंस के बीच का फर्क साफ किया। इसके बाद बजट में एक बड़ी राहत की घोषणा हुई है, मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़ी। हाँ, उसके ब्याज पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो स्वतः संज्ञान नोटिस भी है उत्तर प्रदेश सरकार को शराब की दुकानों की दूरी के नियम पर। लेजिस्लेटिव ओवररीच का एक क्लासिक केस। और अंत में केरल हाईकोर्ट का एक फैसला जो आईटी एक्ट और बोलने की आजादी के बीच की बारीक रेखा को स्पष्ट करता है। तो चलिए इन सब का विश्लेषण शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसने रियल एस्टेट डेवलपर्स की कह सकते हैं नींद उड़ा दी है। हाँ, एमएस रिदम काउंटी और कीस्टोन प्रॉपर्टीज वाला मामला। जी, इसमें एनजीटी के लगाए भारी जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कीस्टोन पर करीब 4.47 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया है। ऐसा वो क्या है? उन्होंने कहा कि किसी कंपनी के ऑपरेशन का पैमाना यानी उसका टर्नओवर या प्रोजेक्ट की लागत पर्यावरण को हुए नुकसान के मुआवजे की रकम तय करने का एक मजबूत आधार है। अच्छा, तो मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो ये है कि अदालत ने जुर्माने को सीधे प्रोजेक्ट की लागत से जोड़ दिया है। सही पकड़ा। ये एक तरह से आर्थिक संदेश है कि जितनी बड़ी आपकी कंपनी उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, अदालत ने साफ कहा बड़े ऑपरेशन का मतलब है एक बड़ा फुटप्रिंट। उन्होंने गोयल गंगा डेवलपर्स मामले का हवाला भी दिया। असल में ये पोल्यूटर पेज यानी प्रदूषण करने वाला भुगतान करेगा के सिद्धांत को और मजबूत करता है। अब सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं बल्कि जुर्माना कंपनी की हैसियत के हिसाब से लगेगा, ताकि वो एक निवारक का काम करें। जी। तो एक तरफ पर्यावरण को लेकर बिल्डरों पर सख्ती बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर भी कोई नरमी नहीं दिख रही। हाँ, झारखंड हाईकोर्ट का मामला। जमशेदपुर में अवैध निर्माण गिराने के अपने आदेश को बदलने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। और ये मामला बहुत खास है। आवेदकों ने दलील दी कि ये बुलडोजर न्याय है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अच्छा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया? जी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश उन मामलों के लिए थे जहां बिना कानूनी प्रक्रिया के घर तोड़े जा रहे थे, जबकि यहाँ तो मामला ही अवैध निर्माण का है। बिल्कुल, जहां कानून को पहले ही ताक पर रख दिया गया था। कोर्ट की एक टिप्पणी तो बहुत तीखी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ी थी। अदालत ने कहा कि जो लोग निर्माण करते समय कानून की सबसे कम परवाह करते हैं वही बाद में कानून के शासन की दुहाई देते हैं। सही बात है, ती दिख रही है। वहीं आम आदमी के लिए एक राहत की खबर भी है। हाँ, बजट से वित्त मंत्री ने बजट में मोटर दुर्घटना मुआवजे पर एक बड़ी घोषणा की है। ये एक बेहद जरूरी और सकारात्मक कदम है। अब तक मोटर दुर्घटना के मुआवजे पर जो ब्याज मिलता था उस पर टैक्स लगता था, टीडीएस कटता था। अब नए प्रस्ताव के तहत इस ब्याज को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अब मुआवजे पर जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये तो बहुत बड़ी राहत है। जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, तो सरकार के इस कदम ने पीड़ितों को बड़ी राहत दी है और एक कानूनी अनिश्चितता को भी खत्म कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं सरकार की जवाबदेही की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक नियम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी, शराब की दुकानों वाला मामला। हाँ, स्कूल अस्पताल जैसी जगहों के बीच की दूरी से जुड़ा है। जी, ये लेजिस्लेटिव ओवररीच का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब जब सरकार अदालत के फैसले को बेअसर करने के लिए कानून या नियम में बदलाव कर देती है, उसके मूल आधार को बदले बिना। हाँ, 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दूरी 100 मीटर तय की थी, लेकिन यूपी सरकार ने नियम बदलकर इसे 50 और 75 मीटर कर दिया। तो सरकार ने एक तरह से सीधे सीधे अदालत के फैसले को पलट दिया। एक तरह से हाँ, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो यानी खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अच्छा, कोर्ट ने खुद ही नोटिस ले लिया? जी, अदालत का मानना है कि यह प्रथम दृष्टया गलत है। ये मामला विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन का एक अहम उदाहरण है। और आखिर में जवाबदेही का सवाल डिजिटल दुनिया में भी उठ रहा है। केरल हाईकोर्ट का फैसला। हाँ, एक यूट्यूबर को अग्रिम जमानत दी है जिन पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप था। ये फैसला ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी सीमाओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत ने आईटी एक्ट की धारा 67A की व्याख्या की, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने से जुड़ा कानून है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ किया कि यह धारा तभी लागू होती है जब कंटेंट में वास्तविक यौन कृत्य दिखाया गया हो। मतलब राजनीतिक आलोचना, भले ही वो कठोर या विवादास्पद भाषा में हो, उसे अश्लीलता नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि वीडियो को किसी भी कल्पना के तहत यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट नहीं कहा जा सकता, इसे एक राजनीतिक टिप्पणी माना गया। तो ये फैसला ऑनलाइन राजनीतिक व्यंग्य और अश्लीलता के बीच एक जरूरी और महीन रेखा खींचता है। सही कहा। तो आज की चर्चा का सार यही है, रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट के आकार पर जुर्माना, अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस, सरकारी नियमों पर अदालत की कड़ी नजर और ऑनलाइन आलोचना पर एक संतुलित दृष्टिकोण। हर जगह जवाबदेही तय की जा रही है। और इन सभी मामलों में जो एक बात सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां कानूनी दांवपेच के बजाय
नियमों का असल इरादा और सार्वजनिक हित ज्यादा मायने रखेगा। जवाबदेही की ये मांग अगर मजबूत होती है तो इसका असर पूरे सिस्टम पर दिखेगा।